हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमने कल जहाँ से छोड़ा था उसे हम वहीं से शुरुआत करते हैं उसकी। तो चलिए देखते हैं कल कहाँ तक पढ़ाया गया था, उसके आगे आपको वीडियो में चलिए बताते हैं। तो चलिए, यहाँ दिया था अम्ल प्लस धातु का जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो लवण प्लस के H2 का निर्माण हुआ हाइड्रोजन का धातु के साथ, यानी अम्ल का जब अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराई गई। ठीक, चलिए देखिए अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु के साथ किस प्रकार से हुई है। देखिए अम्ल की अभिक्रिया कराया गया, ठीक है, धातु के साथ। तो देखिए किसके, ये क्षारक के साथ, कहने का अर्थात ये देखिए लवण प्लस के जल धात्विक ऑक्साइड के रूप में निकला। धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के जल निकल रहा है। और इधर धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण यानी साल्ट प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के H2 क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, केवल रिएक्शंस है कि आपको समझना था क्या है। जैसे अम्ल की अभिक्रिया है धातु के साथ तो क्या हो रहा है। देखिए दिया है धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल की एक अभिक्रिया कराएगी तो क्या है, निकला है। तो लवण प्लस के जल का जब कराया गया तो क्या है, धात्विक ऑक्साइड के साथ। और उसके बाद धातु कार्बोनेट के साथ जब कराया गया तो लवण प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के जल यानी H2O निकला। और उसके बाद नीचे इधर देखिए धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो क्या निकला, लवण प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के H2O। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अम्लों व क्षारकों में समानताएं। कहने का अर्थात देखिए अम्ल और क्षारक में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, समानता पाई जाती है। समानताएं क्या है, सभी अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल H प्लस के आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। कहने का अर्थात देखिए अम्ल में भी क्या है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, लेकिन क्षारक में क्या होता है, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे लाइन लिखा है जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस की प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। जब अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है, यानी जैसे मान लीजिए ये टाइप से मिलाया जाता है, जब इसमें मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन प्लस सांद्रता H3O प्लस हो जाती है, और या दो कंडीशन, या OH माइनस की प्रति इकाई आयतन को निकालते, कमी हो जाती है। ठीक है, कमी। चलिए चलते हैं पीएच स्केल। आखिर पीएच स्केल है क्या जी। ठीक है,
चलिए देखिए, दिया है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है समझिएगा, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक विकसित किया गया है, ठीक है, स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हमने पूछ लिया पीएच स्केल क्यों विकसित किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बन रहा है पीएच स्केल को क्यों बनाया गया है। तो साधारण सी बात है, आंसर आपको पता है, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन भी हमने निकाल दिया ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के तौर पे कि पीएच स्केल को क्यों बनाया गया है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, किसी विलयन में H प्लस आयनों की मात्रा आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला देखिए, दिया गया है कि पीएच में P है, क्या है, पुशांश, पोटेंच, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति अगर, पुशांश। ये पुशांश शब्द क्या, कौन सा शब्द है, कहाँ से लिया गया है, एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका मतलब, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ इसका होता है शक्ति अगर, ठीक। अब देखिए, कहने का अर्थात देखिए, कहने का ये है कि जैसे पूछा, इसमें पीएच में पी क्या है, पुशांश है, जिसे पोटेंज कहते हैं। और पोटेंज जो एक कौन सी भाषा, कहाँ से लिया गया है, कौन सा शब्द है, एक जर्मन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। चलिए अब देखिए समझते हैं पीएच स्केल। अब देखो, पीएच स्केल में पूरी लाइन होती है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना, 14। अब देखिए, मान लीजिए एक यहाँ से ले लेते हैं, छोड़िए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14, ठीक। ये है पूरे पीएच स्केल, ठीक है। कितने होते हैं यहाँ स्केल के तहत, 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, दिया है पीएच बराबर 7, यानी उदासीन विलयन। क्या होता है, ये जो 7 है, अगर किसी का मान क्या है, पीएच मान क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, वह उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाएगा, ठीक। और अगर किसी का पीएच मान 7 से या
7 से कम या 7 से ज़्यादा है तो क्या हो? अगर कम है तो क्या है? अम्लीय। क्या है? इसे इधर आ गए, क्या है? अम्लीय है। अगर ज़्यादा उधर चले जा रहे हैं तो क्षारी, क्षारी विलयन है। ठीक, समझिए? यानी कहने का अर्थात इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पॉइंट महत्वपूर्ण है कि 7 जो है ये क्या है? पीएच स्केल का उदासीन विलयन, यानी कोई भी चीज़ है तो उसका पीएच मान अगर 7 है तो उसे क्या बोलेंगे? उदासीन विलयन। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षार। तो चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, दिया है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी दैनिक जीवन में आप पीएच का महत्व क्या है समझिए। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच तक परास के बीच में, यानी रेंज के बीच में होता है। यानी पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील, यानी हमारा शरीर क्या होता है? 7.0 से लेकर, यानी उदासीन से लेकर 7.8 यानी उसके आगे तक होता है। रेंज यानी बीच में, ठीक है, बीच में होता है, बीच कार्य करता है। अब देखिए, वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, और जो बारिश हो रही है उसे अगर पीएच स्केल पे रखा गया, अगर आप माप निकाल रहे हो, अगर उसका मान 5.6 से कम हो गया तो इसका अर्थ यह है कि वह कौन सी बारिश है, कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, दैनिक जीवन में पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी, हमारा शरीर क्या होता है? 7.0 से 7.8 तक के रेंज के बीच कार्य करता है। और पीएच मान वर्षा के जल को अगर मापा जाए पीएच स्केल से, तो अगर उसमें दिया है 5.6 से अगर कम हो तो उसे क्या मान लेते हैं? अम्लीय वर्षा मान लिया जाता है। अब देखिए कुछ दिया गया है, उसे समझते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं जिनका पीएच मान मालूम होना जरूरी है। मिट्टी का पीएच मान। अच्छे उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। कहने का था खाद्य पदार्थ मिला जाता है, खाद। ठीक है, उस पीएच मान को इक्वल करने के बराबर करने के लिए कम या अधिक है तो उसे, अगर कम है तो उसे और अच्छे से उसे अधिक करने के लिए क्या करते हैं? उसमें अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। हमारा उधर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी ये देखिए इसका लाइन है, चलिए ये देखिए। हाँ, अब देखिए दूसरा पॉइंट है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान क्या होता है उसके बारे में देखिए, यहाँ दिया गया है। हमारा उधर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यानी स्टमक हमारा क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारे पाचन क्रिया में क्या होता है? सहायता प्रदान मिलता है। ठीक है, सहायता मिलती है। अब देखिए यहाँ लिखा है, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे के कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कहने का अर्थात जो उदर है, जो हमारा पाचन तंत्र है, स्टमक है, वो क्या होता है? अगर अपच हो रहा है, ठीक है, कि अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अगर हो गया, यानी स्टमक में HCl का मान क्या है? अधिक है, तो क्या हो रहा है? मात्रा अम्ल का उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है? उदर में यानी स्टमक में क्या जलन या दर्द होने लगता है। ठीक है, नीचे दिया है, अब इसका इलाज भी दिया है शायद इसमें। देखिए, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे
क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, गिरना झरना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्षय होने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है, यानी कहने का अर्थात देखिए यहाँ पर दिया है मुंह के लिए, इसमें दिया है क्या, उसको आराम के लिए क्या चाहिए, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, क्या अधिकता, अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय या गिरना प्रारंभ हो जाता है। चलिए ये था, ये लाइन इस वाले का है। ये लाइन इस वाले का है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी मुंह के दांत का पीएच मान कम से कम 5.5 होना चाहिए, कम से कम 5.5 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना, वरना दांतों का क्षय होना शुरू हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, चलिए दांतों का इनेमल या दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। वल्क क्या होता है उसका, वल्क दंत का वल्क क्या होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगर इसमें पूछ ले, क्वेश्चन यहीं पे बनना है, क्वेश्चन नोट करिएगा। दांतों का इनेमल किसका बना होता है, इनेमल किसका बना होता है। चलिए इसका आंसर देखिए, दांतों का इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है, बना होता है। ठीक, चलिए कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कहने अर्थात कि पीएच मान दंतक का अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांतों का गिरना या क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। और दंतों का इनेमल यानी दांतों का इनेमल किससे का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, जो कि अब देखिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह जल में नहीं घुलता है। मुंह की पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर यह संक्षारित हो जाता है। ठीक है, और क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थात अगर संक्षारित हो रहा है, ठीक है, यानी दांतों का जो पीएच मान है 5.5 से कम है, संक्षारित हो जाता है, तो उसमें क्षारकीय यानी क्षारकीय जो मंजन आते हैं, कहने का अर्थात ये दंत मंजन का उपयोग करें। क्षारकीय जो क्या हो, साल्ट के रूप में हो, बेस के रूप में हो, उनका उपयोग करना चाहिए। दांतों को ब्रश करने के लिए क्या क्षारकीय मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो अम्ल की अधिकता है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, किसमें, उदासीन में किया जा सकता है। तो आपका दांत झड़ना क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजी क्लासेस में। तो चलिए, कल लाइट की वजह से जो हमने वीडियो को रोक दिया था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया था, उसको हम आज पूरा करते हैं। देखते हैं कि आगे जो टॉपिक्स की दिए गए हैं उनको किस तरह से हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है साधारण नमक से रसायन, कहने का अर्थात साधारण नमक दिया है, ठीक है, उनके साथ रसायन। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकेंड,
थर्ड, 4 बार, 5। ठीक। अब देखिए पहली बात, साधारण नमक का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए अब ये दिया है क्या, CaO, यहाँ पर दिखाई तुम्हें दिया रहा होगा, ठीक है, फिर भी देखिए CaOCl2 ये है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूड़ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे जिसे केमिकल नेम में हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। CaOCl2 को कैल्शियम CaOCl2 इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसे केमिकल नेम भी जानना जरूरी है, ठीक है, ये टर्म। चलिए आगे देखते हैं। दिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने में यूज किया जाता है। तो देखिए ये क्या है, दिया है NaHCO3, ये किसका है, खाने सोडा का फार्मूला है, ठीक है, केमिकल, ठीक है, केमिकल नेम है। देखिए दिया है NaHCO3, ठीक है। अब देखिए ये बेकिंग सोडा दिया है, और बाकी आगे देखिए दिया है धन, आगे दिया है चलिए देखिए आगे दिया है धोने का सोडा। इसको देखिए ये जो है क्या, सोडियम, ये दिया है सोडियम, ये दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट केमिकल नेम है, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए दिया है धोने का सोडा, ये Na2CO3, 10H2O, और कैल्शियम ये दिया है CaSO4 हाफ 2H2O 2HO, ठीक है। यानी कहने का अर्थात यह है कि देखिए साधारण नमक से जो रसायन होता है, देखिए क्या है दिया, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूड़, और बेकिंग सोडा, धोने का सोडा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब प्लास्टर, चलिए ठीक, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बनेंगे केवल केमिकल नेम्स के बनेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। रिएक्शंस आपको अभिक्रिया वाले में दिया जाएगा, संतुलित करने के लिए दिया जाता था, लेकिन इसमें से आपको केवल फार्मूलाज को आपको याद करना होगा। चलिए देखते हैं आगे, देखिए क्या दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखिए कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्लोर, ये दिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये यानी एक्वा के जलीय विलयन लवण जल, ब्रैकेट में लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत यहाँ देखिए ये लवण जल दिया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में दिया। उसके बाद दिया है कि विद्युत
प्रवाहित किया जाता है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आप देखिए इसमें क्वेश्चन 1, आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वियोजित होकर, टूटकर, खंडित होकर क्या हो जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करने का ये देखिए 2NaOH एक्वा, ठीक है, क्या हो जा रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और बाकी का क्लोराइड अलग, फिर इसके बाद H2 हाइड्रोजन गैस अलग, क्या हो जा रहा है, ठीक है, वियोजित हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार कहते हैं। जैसे क्वेश्चन अब बना, एक क्वेश्चन बना कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर देखिए क्या बनेगा। आंसर आपका यहीं पे दिया है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। ये आंसर है आपका यहाँ पर। ये तो क्वेश्चन बन गया इस टॉपिक से। देखिए पढ़ने का मतलब यही है कि आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, जैसे हमने पूछ लिया क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ होता दिया है सोडियम क्लोराइड के साथ के जलीय विलयन में लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर अलग होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार कहते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में H2O के साथ विद्युत प्रवाहित करके वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। ये आपका प्रश्न बना और यहाँ से उत्तर ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें और दिया है कि जो ये Cl है, H2 है, और इसमें जो दिए हैं ये दोनों क्या चीज़, एनोड पर, ठीक है, एनोड और कैथोड, ठीक है। ये क्या है, Cl2 गैस के रूप में, कैथोड पर H2 गैस के रूप में है, क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए कैथोड के पास से NaOH विलयन बनता है, कैथोड के पास से, इसके पास से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। अब ठीक है, अब देखिए अब इसका उपयोग देखते हैं कहाँ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा। ये टॉपिक इसमें से हमने एक प्रश्न जरूर निकाला है। चलिए आगे दिए हैं उपयोग क्या है। H2 ईंधन, मार्गरीन, क्लोराइड का क्या होगा, क्लोराइड का क्या होगा, जल की स्वच्छता और PVC और CFC कहने का अर्थात ये जो क्लोरीन है क्या जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। ये जो Cl है, हाइड्रोक्लोरिक है अम्ल है, ये क्या है, इस्पात की सफाई, ठीक है, लोहे वगैरह की क्या होती है सफाई, अम्ल एसिड से क्या की जाती है, सफाई की जाती है। और ये औषधियों में भी क्या होता है, उपयोगी होता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं के ग्रीच हटाने एवं साबुन, कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये है क्लोरीन प्लस क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका रिएक्शन का, जब ये मिलाकर इसका उपयोग कहाँ होता है, विरंजक चूड़, घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसका, क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें कुछ, चलिए आगे देखिए विरंजक चूड़। चलिए दिया है विरंजक चूड़, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2
पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चलिए देखिए दिया है कि कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने, यानी ये इसका केमिकल रिएक्शन दिया है, शुष्क बुझे हुए चूने का केमिकल है, ठीक है, यानी ये केमिकल नेम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दिया है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पर क्लोरीन की क्रिया कराकर, किसकी, क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की प्रक्रिया कराकर, ठीक है, नहीं क्रिया कराकर, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ क्रिया रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कराया गया तो CaOCl2 और H2O प्रदान हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है, किसका निर्माण हुआ। अब देखिए विरंजक चूर्ण का अगर निर्माण करना हो तो कैसे करेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन का रिएक्शन जब कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो आपको CaOCl2 मिल जाएगा यहाँ विरंजक चूर्ण, और उसके बाद प्लस के H2O यानी जल भी आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए अब जो दिया है ठीक, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के क्लोरीन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक, चलिए सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2O यानी जल हमें मिला, यानी अब विरंजक चूर्ण अगर प्राप्त करना हो तो आप कैसे करेंगे, विरंजक चूर्ण प्राप्त करना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की क्रिया कराकर रिएक्शंस कराकर आपको क्या मिल जाएगा, विरंजक चूर्ण निर्माण हो जाएगा CaOCl2, जिसका केमिकल नेम है केमिकल हाइपोक्लोराइड, ठीक है। चलिए इसका उपयोग देखते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हाँ, विरंजक चूर्ण का उपयोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यानी जो विरंजक चूर्ण है, ठीक है, इसको आपको विरंजक चूर्ण ये 1 2 3 4 ये 4 उपयोग होते हैं मोस्ट, ठीक है। तो देखिए ये चौथा नंबर दिया गया है, जैसे एक ये दिया गया है चौथा नंबर, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है उपयोग। कहने का अर्थात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है, उसमें कीड़े हैं लगे, मतलब कीड़े लगे छोटे छोटे हैं टंकी में, तो उसको आपको उस जल को स्वच्छ रखने के लिए, उस जीवाणुओं के क्या करने के लिए, मुक्त करने के लिए आपको रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है, रोगाणुनाशक रूप में, केमिकल के रूप में, दवा के रूप में क्या आपको विरंजक चूर्ण क्या होता है, इस फॉर्मेट में रोगाणुनाशक के रूप में आपको अगर उस पानी में अगर ये डालते हैं विरंजक चूर्ण, जो कि रोगाणुनाशक के रूप में होता है, अगर उसे डालेंगे तो जीवाणुओं से क्या होगा, ये आपका पानी क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, यानी मुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया है बेकिंग सोडा, चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा।
ठीक है, चलिए दिया है बेकिंग सोडा NaCl प्लस जल कार्बन देखिए NaCl H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड NH3 मीथेन अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। और उसके बाद दिया है अगला ठीक सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद क्या दिया है अमोनिया का जब केमिकल रिएक्शन कराया गया NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, यानी बेकिंग सोडा कहते हैं। तो चलिए अब देखिए दिया है ठीक, जिसका ये देखिए बेकिंग सोडा यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया का जब केमिकल रिएक्शन कराया गया तो आपको क्या प्राप्त हुआ है NH4Cl और बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसे जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, नाम से बुलाया जाता है। इसका केमिकल नाम है, ठीक है, रासायनिक, ठीक है। चलिए अब देखिए देखते हैं क्या, अब देखिए समझते हैं। यह एक दुर्बल असांक्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, और जैसे दिया गया है 2NaHCO3 का जब हीटिंग उष्मा दी गई तो क्या बना Na2CO3 प्लस 2H2O प्लस CO2, ये बना, ठीक है। अब दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये है जिसे केमिकल नियम क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है 2NaHCO3। जब इसको उष्मा दी गई तो आपको क्या मिला Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या हुआ प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है इसका उपयोग, ठीक है, इसका यूज़ क्या क्या होता है बेकिंग, ठीक है। चलिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या होता है उसको समझते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी होता है। जैसे
बेकिंग सोडा का उपयोग, जैसे जब पावरोटी होता है तो क्या होता है, पावरोटी गद्देदार होता है। जैसे ये पावरोटी मान लीजिए, अब ये पावरोटी ठीक है अब फूला होता है, जो आपके या नॉर्मली आपके गांव आपके दुकानों पे मिलता है, पावरोटी क्या होता है इस प्रकार का होता है। जब आप उसे से प्रेस करते हैं वो चिपक जाता है, फिर से उसको छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, स्पंजी वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन में आ जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि स्पंजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पावरोटी जब बनाया जाता है उसमें इसको क्या करते हैं, पावरोटी या केक के खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम हो जाता है और पावरोटी क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा डालने से वजह से क्या हो जाता है, पावरोटी आपका मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। अगर ऐसे पकड़ के से आप अगर उसे स्पंज कर अगर उसे दबाते हैं प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपके मुट्ठी में पूरा आ जाता है। तो ठीक है, और उस पावरोटी का ऊपर से प्रेस किया जाए तो उसकी पोजीशन क्या होती है, पतली हो जाएगी। जब आप हाथ हटाएंगे तो पावरोटी क्या होती है, इस प्रकार से ऐसे अपने पोजीशन में वापस आ जाती है। ठीक है, चलिए यानी स्पंजी हो। अब देखिए यह एटेनसीड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा खासतौर से आपको क्या याद करना है, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें से आपको सरलतम होगा, और ये तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल यानी अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। और सबसे अच्छा उदाहरण है इसका उपयोग करना, पावरोटी या केक को खमीर हो जाता है, यानी मिलाने पर खमीर हो जाता है, यानी उसमें कहने का अर्थात मुलायमता और स्पंजी हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जैसे पावरोटी हमने अभी बताया, अगर उसे ऐसे स्पंज करते हैं, जब स्पंज आप करते हैं तो पावरोटी के साइज क्या हो जाता है, चिपक जाता है, पतली हो जाती है। जब आप उसको छोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो अपने पोजीशन में ऐसे आ जाती है। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट, धोने का सोडा जिसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ये इसका फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है और इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। चलिए अब देखते हैं धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। ठीक है, एक साल्ट है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O है, जल। ठीक है, जल। अब उसके बाद क्या है, जब इसका केमिकल रिएक्शन कराया गया तो आपको क्या मिल गया, ये क्या मिला आपको, धोने का सोडा आपको प्राप्त हुआ। सोडियम, अगर आपको धोने का सोडा प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट का आपको जल के साथ 10 दिया हाइड्रोजन के, तो ये क्या है, इनके साथ संतुलित करके इसको आपको क्या करना है, इसके साथ अगर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, धोने का सोडा जरूर आपको मिलता है। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे चलते हैं, जैसा कि हमने इसका केमिकल नेम यहाँ पर लिख चुका है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या है धोने का सोडा का। ठीक है,
धोने का सोडा का उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। धोने का, ठीक है, धोने का सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच एवं साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। और दूसरा इसका है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। तीसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। सबसे इजी उपयोग इसका यहाँ पर दिया गया है, जिससे आपको सरलतम रूप से याद हो जाएगा। और ये पहला और ये दूसरा जो उपयोग है, आपको अगर ये कठिन लगते हैं बाकी के, तो आप इन दोनों को भी याद कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, इसका उपयोग कांच एवं साबुन और कागजों के उद्योगों में किया जाता है। धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, घर की साफ़ सफाई में भी किया जाता है। और चौथा नंबर जो दिया गया है, जो आप इसे याद कर सकते हैं सरलता से, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग करें। जल की जो स्थायी कठोरता होती है, ठोसता, ठीक है, मजबूती क्या होती है, इसको कठोरता को क्या हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इसके बाद समाप्त। प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसे तो पूछता है नहीं है, लेकिन किसका केमिकल नाम, इसका केमिकल नेम और इसका उपयोग पूछता है। ये केमिकल नहीं पूछता, ये रिएक्शन नहीं पूछता है जल्दी, ठीक है, पूछता है लेकिन बहुत ही रेयर केस में इसको पूछता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के का उपयोग पढ़ लेते हैं हम। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, उपयोग पढ़ लेते हैं। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की जगह सही जगह पर स्थित रखने के लिए किया जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, जैसे किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो उस पर क्या, एक पट्टी बांधी जाती है। पट्टी ऐसे इस प्रकार से, पट्टी तो नहीं है मेरे पास, फिर भी आपको बताते हैं। जैसे आपको पट्टी ऐसे लगा दी जाती है, एक फेरे एक परत लगा दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक चूना वाइट कलर का देखें, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको क्या करते हैं, इस पर चिपकाते हैं, लगाते हैं। जिससे क्या होती है, हड्डियों में क्या होती है, जैसे स्थिरता, कहने का अर्थात ये सीधी, यानी कहने का अर्थात ये क्या है, टूटी हड्डियों को सही जगह देने के लिए। अब ये इसमें जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे तो ये क्या होता है, जो ये यहाँ पर पट्टी लगाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं, बना गया है, तो प्लास्टर क्या होता है, टाइट होता है, ठीक है, जो कि हाथों को क्या, हाथों की पोजीशन, यानी कहने का अर्थात ये जो हाथ है इनमें कोई हलचल ज़्यादा न हो और हड्डी आपस में क्या हो, आपस में जुड़ जाए जल्दी से। इसीलिए इस पट्टी को टाइट यानी कठोरता प्रदान करने के लिए, और इसमें जो है कि सीधरता, यानी ये जो ऐसे सीधा है, यानी इस पट्टी को क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसे लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिसकी वजह से इसमें कठोरता आती है। और कठोरता होने के कारण क्या होता है, ये मुड़ता नहीं है, जल्दी फोल्ड नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है, हड्डियों को सही पोजीशन यानी सही दिशा में जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट के सामान में, और इसका उपयोग सतह की चिकना बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर की टूटी हड्डी, डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थित करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट एवं सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है।
चलिए इसमें तीनों याद करेंगे। तीनों के बहुत ही सरल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह देने, सही जगह पर स्थित रखने के लिए उपयोग करते हैं, और घरों की सफाई, इसका उपयोग सतहों को चिकना रखने के लिए भी किया जाता है, और इसका उपयोग खिलौने और सजावट के सामानों को बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो इसका तो उपयोग आपको याद ही हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है उदाहरण, इसका दिया गया है चलिए दिया है CuSO4 5H2O के क्रिस्टल के जल के 5 अणु हैं। ठीक है, जल के 5 अणु हैं, और इसमें दिया है सोडियम Na2CO3, और जल में क्रिस्टल के जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10 है, और CaSO4 2H2O ये 4 कामा H2O के क्रिस्टल के जल में अणुओं की संख्या कितनी है? 2। इसमें कुछ दिया नहीं, उदाहरण दिया था। उदाहरण में बस यही इसमें बता रहा है क्रिस्टल के अणुओं, यानी इसमें जो दिए गए हैं जल के, इनमें अणुओं की संख्या क्या है? 2। ठीक है, इसमें कितने हैं? 5, इसमें 10 और इसमें 2, जो कि आप दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। जैसा कि हम सब ने पढ़ चुका है, हम सब ने पढ़ लिया है अम्ल, क्षार एवं लवण, क्षारक एवं लवण, हमने अध्याय 2 पढ़ चुका है। ठीक है, अब पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर जिसने अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा, लर्न किया होगा, उसको ये चैप्टर सरलता पूर्वक समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के पर कम 25 क्वेश्चंस यानी 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले दृष्टि से अर्थात कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उस टाइप के प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। पूरे 25 प्रश्न इस चैप्टर से। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए एपीजे क्लासेस के साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार से फिर एपीजे क्लासेस में, और एपीजे क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट्स जरूर करिए कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं समझ आए, फिर से रिवाइज करिए, राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।